नेक्स्ट, व्हेन अ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द सेलर्स ऑफ अ गुड। अब देखो, अगर गुड्स जो बेच रहा है उस पर टैक्स इम्पोज होगा तो नो डाउट वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करेगा, पहली चीज़। और क्योंकि वो सेलर है, दैट इज प्रोड्यूसर है, तो हम लोग सप्लाई कर्व की बात करेंगे, ना कि डिमांड कर्व की। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ सेलर की बात हुई है, दैट इज प्रोड्यूसर की। तो सिंपली देखो, अगर मान लो पहले उसका ये सप्लाई कर्व था, मतलब इतनी प्राइस और इतनी सप्लाई, तो जैसे ही सेलर पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो वो प्रोडक्ट की सप्लाई कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि अब उसकी कॉस्ट बनाने की ज़्यादा आएगी। तो ये सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? अपवर्ड। क्योंकि अब वो सप्लाई इसलिए कम कर पाएगा, रीज़न बीइंग कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। कितने से उसको सप्लाई कम करनी पड़ेगी? जितना उस पर टैक्स इम्पोज हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन, देखो पहला दिया है सप्लाई कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड, ये तो क्लियर है। बाय लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, क्योंकि जितना टैक्स इम्पोज किया जाएगा उतने से ही आपकी सप्लाई कम होगी। क्लियर? और अपवर्ड तो इसको शिफ्ट होना ही है, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, अ की अंडरस्टैंडिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर्स इज। अब देखो, अगर एक कंपनी है, कंपनी में अगर हम बात करें कि कंपनी कितना हाइजीन मेंटेन करती है और कंपनी के जो मोटिवेशन फैक्टर्स है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के उनके पास जो तरीके हैं, क्या इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि इफ़ इन केस मान लो अगर अच्छी हाइजीन नहीं भी मेंटेन कर रहे हैं, गुड हाइजीन फैक्टर्स की एब्सेंस भी है, उस केस में भी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है और एम्प्लॉयज़ प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड हो सकते हैं अपनी जॉब्स को करने के लिए। क्लियर? हाइजीन का और मोटिवेशन फैक्टर्स का आपस में बेसिकली कोई लिंक नहीं है। बहुत बार ऐसा कंपनीज में होता है कि गुड हाइजीन फैक्टर्स नहीं भी मेंटेन किए जाते, स्टिल उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल मोटिवेटेड होते हैं अपनी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ना तो हाइजीन डिपेंडेंट है मोटिवेशन फैक्टर्स पे और ना ही मोटिवेशन फैक्टर्स डिपेंडेंट है हाइजीन फैक्टर पे। दोनों अलग अलग अकेले अकेले काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दे आर इंडिपेंडेंट। Next, a company makes a single product and incurs fixed cost of 30,000 per annum. Variable cost दिया रुपीज़ 5 per unit और selling price दिया 15 per unit. Annual sales demand दिया 7,000. Break even point हमने calculate करना है। तो break even point तो simply हम लोग calculate कर सकते हैं। कैसे? पहले भी हमने बता दिया है, fixed cost divided by contribution per unit, और contribution per unit निकालने के लिए भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है। फिक्स कॉस्ट 30,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? वो होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 15 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 10, और हम लोग कह सकते हैं कि सीधे सीधे हमारे पास आंसर आएगा 3,000 यूनिट्स। क्लियर? कि अगर कंपनी की डिमांड 7,000 है तो 3,000 यूनिट पे कंपनी कैसी पोजीशन पे होगी? जहां ना कोई प्रॉफिट हो रहा होगा ना कोई लॉस। Next, process B had no opening inventory. 13,500 units of raw material were transferred in at rupees 4.5 per unit. Additional material दिया है 1.25 per unit was added in process. Labor overhead दिया है 6.25 completed units के लिए and incomplete units के लिए 2.50. If 11,750 completed units were transferred out, what was the closing inventory in process B? अब देखो, सीधे सीधे हम लोग को क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। तो स्टार्टिंग में कितना मटेरियल डाला गया? 13,500 और 11,750, ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी यूनिट्स बच गई? 1750। अब ये 1750 क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक। तो देख लेते हैं इस क्लोजिंग स्टॉक पे क्या क्या एप्लीकेबल है। एक ये मटेरियल, एक ये एडिशनल मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड, बट क्या कंप्लीटेड यूनिट्स वाला? नहीं, इनकम्प्लीट यूनिट्स वाला। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 4.50 प्लस 1.25 प्लस 2.50, इन तीनों को ऐड करके 1750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, 14,437.50। नेक्स्ट, अ जॉब इज बजटेड टू रिक्वायर 3,300 प्रोडक्टिव आवर्स इंक्लूडिंग 25% नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जो टाइम लेबर वर्क नहीं कर रहे हैं बल्कि खाली बैठे हैं, जैसे मशीन ब्रेक डाउन है तो उस टाइम लेबर्स क्या करते हैं? खाली बैठे रहते हैं। इनपुट नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो ये सारा टाइम जो नॉर्मल आइडियल टाइम है वो कितना है? 25%।
If the total labor cost budgeted for the job is 36,300, what is the labor cost per hour? अब देखो ये जो 36,300 है ये हमने कितने घंटे के लिए दिया है? 3300 के लिए। भले ही वो उसमें से 25% टाइम खाली बैठे थे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जब लेबर कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होगा? 36,300 डिवाइडेड बाई 3300, जितना टोटल प्रोडक्टिव आवर्स है उसके बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। इसके कैलकुलेशन पे आंसर आएगा 11, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 11। नेक्स्ट, एन इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज। इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है। तो देखो सिंपली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारी बजट लाइन है और इस तरीके से ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो ये टैंजेंट होता है किस पे? बजट लाइन पे। तो देखो ऑप्शन टैंजेंट का तो नहीं दिया है बट इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ज़्यादा स्पेसिफिक है कि अगर दिया होता टैंजेंट टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं, जहाँ कंज्यूमर सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि देखो बजट लाइन इस लाइन तक वो अफोर्ड कर सकते हैं और इन डिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट हो वो हर एक लेवल पे क्या होते हैं? इक्वली सेटिस्फाइड होते हैं, वो हर एक लेवल पे इनडिफरेंट होते हैं। तो अगर उनकी बजट लाइन पे जो भी पॉइंट पड़ेगा वो उससे सेटिस्फाइड होंगे कंप्लीटली, क्योंकि एक तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं और इस इनडिफरेंस कर्व में वो कहीं पे भी कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें वो इनडिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, क्योंकि सिंपली इसमें ना हम लोगों को प्रोसेस अकाउंट बनाना है। लिखा भी है कि अब नॉर्मल गेन हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, तो इस पूरे का पहले प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे और फिर प्रोसेस अकाउंट बनाने के बाद हम अब नॉर्मल गेन को ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्टिंग पीएल में। तो इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़, अब देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो या इंडिविजुअल की बात करो, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो वो फुलफिल करते हैं उसको सीएसआर के फॉर्म में, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिहेव इन एथिकल वे, क्योंकि हम लोग यहाँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, Section 30 of the Contract Act 1872 provides the elements of wagering which does not include। अब देखो अगर वेजरिंग की बात करें तो ये हमेशा वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वेजरिंग अग्रीमेंट होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि सब कुछ लक पे डिपेंड करता है। इसके होने के चांसेस भी 50% होंगे और ना होने के चांसेस भी 50%। लेट्स से ए और बी है, ए ने बी से शर्त लगाई कि अगर कल रेन हुई तो हम आपको 50,000 देंगे और अगर रेन नहीं हुई तो आप हमको 50,000 देना। तो बेसिकली यहाँ पे जो इवेंट है वो किस तरह का इवेंट है? अनसर्टेन, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और पूरी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं? लक पे। तो यहाँ पे चांसेस हमेशा क्या होते हैं? जीतने और हारने के इक्वल चांसेस होते हैं। क्लियर? तो ऐसे अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? वेजरिंग अग्रीमेंट, जो कि वॉइड होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा उसका एलिमेंट नहीं है? देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, ये तो है। नो अदर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज इज इन्वॉल्व, ये भी है। द अग्रीमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके पार्ट हैं? वेजरिंग अग्रीमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस, ये लर्न कर लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन इज लीस्ट इफ मेजर्ड फ्रॉम। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अगर सिर्फ सम ऑफ डेविएशन पूछता लीस्ट तब इसका करेक्ट आंसर क्या होता? मीडियन। बट क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीन। मतलब ये चीज़ पूछ रहा है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब जब हम लोग डेविएशन निकालेंगे तो नो डाउट इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, बट अगर हम सम निकालते डेविएशन का मीन से तो इसकी वैल्यू 0 आती। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है तो उस केस में लीस्ट किस वैल्यू में आएगी? मीन में। ठीक है, और अगर स्क्वायर नहीं होता तो आंसर होता मीडियन। नेक्स्ट,
The mean of a distribution is 23, median 24, mode 25.5. It is most likely that this distribution is, इस पे हमने ऑलरेडी पहले डिटेल डिस्कशन कर लिया था कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की बात करें तो तीन चीज़ें हो सकती हैं. पहला सिमेट्रिकल हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. अगर सिमेट्रिकल है तो उस केस में हमारा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा. क्लियर. दूसरा होता है पॉजिटिव. पॉजिटिवली स्क्यूड तब होता है जब मीन ग्रेटर होता है मीडियन से, ग्रेटर होता है मोड से. और नेगेटिवली स्क्यूड तब होता है जब मीन लेस होता है मीडियन से, लेस होता है मोड से. तो यहाँ देखो मीन कम है मीडियन से और मीडियन कम है मोड से, तो नो डाउट यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड. नेक्स्ट, व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज द काउंटिंग मेथड टू बी फॉलोड इज, अगर परचेज है तो परचेज मेथड फॉलो करेंगे, और अगर मर्जर है तो फिर कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, परचेज मेथड. नेक्स्ट, डैश इज अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स इन अ कैप्सूल फॉर्म. अब देखो ये तो डेफिनेशन ही किसकी है, मास्टर बजट की, क्योंकि बेसिकली अगर मास्टर बजट की बात करें तो ये एक ऐसा बजट है जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है फ्रॉम और समराइजेज द फंक्शनल बजट. मतलब ये फंक्शनल बजट से ही बनाया जाता है, या कह लो कि फंक्शनल बजट को जब हम समराइज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, मास्टर बजट. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मास्टर बजट. नेक्स्ट, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडेक्स. देखो अगर बेसिकली हम लोग प्राइस इंडेक्स की बात करें तो दो तरह का हमारे पास प्राइस इंडेक्स होता है. एक होता है सिंपल और एक होता है कंपोजिट. तो सिंपल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो करेंट प्राइस का करते हैं बेस ईयर प्राइस से. बट अगर कंपोजिट की बात करें तो इसमें हम लोग एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं जो चेंज होती है फ्रॉम करेंट पीरियड टू बेस पीरियड. कंपोजिट में बेसिकली हम लोग एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे फिर वो बेस ईयर से रिलेटेड हो चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी सिंपली क्या होता है, समेशन ऑफ CI डिवाइडेड बाय समेशन I. यहाँ पे भी हम लोग कंपोजिट की बात करें और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स में बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज. तो ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 कंपोजिट. नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा है आंसर क्वेश्चन 39 एंड 40 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम. A small furniture manufacturer produces tables and chairs. Each product must go through 3 stages of the manufacturing process: assembling, finishing and inspection. Each table requires 3 hours of assembly, 2 hours of finishing and 1 hours of inspection. मतलब देखो टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि ये जो 3 इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, असेंबली, फिनिशिंग, इंस्पेक्शन, इसमें 3 घंटा चाहिए, इसमें 2 घंटा और इसमें 1 घंटा. और हर चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको असेंबली में 2 घंटा चाहिए, फिनिशिंग में भी 2 घंटा चाहिए और इंस्पेक्शन में 1 घंटा. द प्रॉफिट पर टेबल इज 120. इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 120. पर अगर चेयर की बात करें तो 80. इसका प्रॉफिट है 120 और इसका है 80. करेंटली ईच वीक देयर आर 200 आवर्स ऑफ असेंबली टाइम अवेलेबल, 180 आवर्स ऑफ फिनिशिंग टाइम एंड 40 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन टाइम. लीनियर प्रोग्रामिंग इज टू बी यूज टू डेवलप अ प्रोडक्शन शेड्यूल. देखो हमने ओवरऑल सारा पॉइंट तुम लोग को यहाँ पे बता दिया है कि टेबल से मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, 120 ईच, और चेयर से प्रॉफिट कितना होगा, 80 ईच. इन तीनों के बारे में बता दिया कि 3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, तीनों में कितना कितना घंटा चाहिए टेबल चेयर का, और मैक्सिमम हमारे पास कितना कितना आवर्स अवेलेबल है. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द अबव प्रॉब्लम बी. तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना. और प्रॉफिट मैक्सिमम हम कितना अर्न कर सकते हैं, पर टेबल 120 अर्न कर सकते हैं एंड पर चेयर 80 अर्न कर सकते हैं. तो देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन दिया है. देखो मिनिमाइज की तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमाइज की बात करेंगे, और मैक्सिमाइज भी किसको करेंगे, प्रॉफिट को. तो देखो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन दिया है कि हम 120 टेबल प्लस 80 चेयर तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किसको, अपने प्रॉफिट को. तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड. देखा क्वेश्चन कितना लेंदी था बट इसका सोल्यूशन कितना ईजी था. अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर बोला था 39 एंड 40, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 नहीं होगा, 66 होगा एंड 68 होगा. ठीक, तो 67 अभी हमने होल्ड किया है, 68 देखो वही सेम क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है. तो यहाँ पे 66 एंड 68 दोनों के लिए यही सेम प्रॉब्लम दी है जो कि ऊपर हमने रीड की थी. अब देखो क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नेसेसरी कंस्ट्रेंट इन द प्रॉब्लम. कंस्ट्रेंट मतलब जिस चीज़ की कमी है, तो कमी किस चीज़ की थी, एक असेंबली टाइम अवेलेबल है 200,
फिनिशिंग टाइम अवेलेबल है 180 और इंस्पेक्शन टाइम कितना अवेलेबल है 40। तो इसी की कमी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास दिया है टी प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 180 इज लेस देन इक्वल टू 200 इज लेस देन इक्वल टू 40। लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन तो बेसिकली प्रॉफिट पे बेस्ड है, तो उसकी तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, वो तो हमने मैक्सिमाइज के सेंस में देख लिया था। तो अब देखो जो असेंबली टाइम के लिए है, तो हर टेबल में असेंबली के लिए कितना घंटा चाहिए 3t प्लस चेयर में कितना चाहिए 2 आवर्स, तो 2c इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 200। ये पहला कंस्ट्रेंट है। दूसरा कंस्ट्रेंट फिनिशिंग के लिए देखो 2t प्लस 2c इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। और लास्ट 1 घंटा इंस्पेक्शन का, तो t प्लस 1 घंटा किसका चेयर का, क्योंकि दोनों में ही 1-1 घंटा चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, तो ये लेस देन इक्वल टू कितना है 40 आवर्स। क्लियर। तो देखो ये हमारे पास मैच हो रहा है थर्ड ऑप्शन में, और फर्स्ट और सेकंड भी कंस्ट्रेंट है, बट उस वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, t प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 40। क्लियर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारा 67 छूट गया था, ये देख लो। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द टोटल ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंसर्न टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब इस क्वेश्चन को हमने पीडीएफ में इंक्लूड कर लिया है, तो इसका आंसर पहले आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और अगर वहाँ पे आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, सो दैट हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर पाएँ। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर हम बता दें कि इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, वो आप आंसर देख करके प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस। देखो हम इसको पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है e टू द पावर x log x 2x स्क्वायर प्लस 3। सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के लिए यही काम कर सकते हैं कि पहले इसको एक पार्ट में रखें और इसको एक पार्ट में रखें। क्लियर। तो सिंपली क्या करेंगे ex log x, सबको फॉर्मूला होपफुली पता होगा कि इफ़ इन केस हमारे पास a b दिया है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, a d बाई डी एक्स बी प्लस b d बाई डी एक्स a, है ना। तो इसको अब हम देखो सॉल्व करके बता रहे हैं। ये हो जाएगा e टू द पावर x log x, ये हम एक साइड रख रहे हैं, और इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3। वैसे इसका डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से, बट स्टिल हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू द पावर x log x। अब देखो इस पे फिर से वही चीज़ अप्लाई होगा जो अभी हमने एडिशन रूल अप्लाई किया है ना, इस पे फिर वही अप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा, e टू द पावर x log x, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 4x, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन होना है, प्लस ये एक ब्रैकेट में है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा ex, पहले log x का होगा इंटू 1/x प्लस log x, और ex कितना रहेगा e टू द पावर x ही रहेगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो देखो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आएगा e टू द पावर x log x 4x, ये तो ठीक है, प्लस बोथ साइड का हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो आएगा हमारा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई e टू द पावर x मल्टीप्लाई 1/x प्लस 2x स्क्वायर log x ex प्लस 3 e टू द पावर x मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई log x ex। क्लियर। अब देखो इस 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 कर सकते हैं ना, ये 1/x है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x टू द पावर -1। अब देखो अगर हम लोग देखें तो हर में e टू द पावर x कॉमन है, तो e टू द पावर x हम डायरेक्टली क्या लेंगे, कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा log x 4x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये x और ये कट जाएगा, तो ये 2x ही रह जाएगा, प्लस इसमें से देखो 2x स्क्वायर कॉमन है और log x बाहर कर दिया, प्लस यहाँ से क्या करेंगे 3x टू द पावर -1 प्लस यहाँ से 3 log x। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा, बस यहाँ पे log x नहीं होगा। इसका सोल्यूशन भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से दोबारा ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट एंड आउटपुट इज राइजिंग, देन। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन समझ लो। अगर मार्जिनल कॉस्ट अबव है,
किससे? एवरेज कॉस्ट से। तो उस केस में जो एवरेज कॉस्ट है वो राइज करेगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट बिलो है एवरेज कॉस्ट के, उसका मतलब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगा, और अगर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमसे यही चीज़ पूछा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट, तो नो डाउट एवरेज कॉस्ट उस टाइम क्या होगा? राइज कर रहा होगा, और आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो नो डाउट एवरेज कॉस्ट क्या होगा? राइजिंग। और हमारे पास ऑप्शन में एवरेज कॉस्ट नहीं दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट, फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 द एग्जामिशन लिमिट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स अबव 60 और एज्ड 60 और अबव बट लेस देन 80 ईयर्स इज। अब देखो असेसमेंट ईयर 18-19 के बाद पूछा है, हमसे जब भी पूछेगा तो 21-22 पूछेगा असेसमेंट ईयर, बट 18-19 में ये लिमिट थी 3 लाख की, तो करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 73 आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से इसका आंसर मिल जाएगा कंज्यूमर सरप्लस पे। इस पैटर्न पे सेम हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? डिविडेंड होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी, एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी, बट गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम? कौन सा डिडक्टेबल नहीं होता है? देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फंड्स केप्ट इन फॉरेन करेंसी ऑफ कैपिटल पर्पसेस, स्टॉक इन ट्रेड ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय फायर, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इन ट्रांजिट। ये 3 तो बिजनेस इनकम से डिडक्टेबल है, बट क्या पहला वाला डिडक्टेबल है? नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फंड्स केप्ट इन फॉरेन करेंसी फॉर कैपिटल पर्पसेस, इसका आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है फ्रॉम बिजनेस इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी इज नॉट ट्रू? कंपनी के लिए पूछ रहा है, देखते हैं। An Indian company is resident in India only if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India during the previous year. अच्छा, next है, an Indian company is always resident in India. A foreign company is resident in India if control and management of its affairs is situated wholly in India during the previous year. A foreign company is non-resident in India if control and management is situated wholly or partly out of India during the previous year. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, कह रहे कि एक इंडियन कंपनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगी सिर्फ तब जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बल्कि पूरी तरीके से जब इंडिया में सिचुएटेड होता है तब हम उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस देते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि नॉट ट्रू बोला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नेवर बी जीरो। करेक्ट बोला है, जीरो तो हो ही सकता है। अच्छा, द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव सेम साइन, तो ये करेक्ट है क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दैट इज bxy एंड byx का साइन हमेशा सेम होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। इनफैक्ट आर का दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन भी सेम होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इन तीनों का साइन सेम होता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ दिस, if coefficient of correlation is 0.80 and 80% of variation in dependent variable is explained by independent variable, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें से हमसे क्या चूज करने बोला था? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड। और फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या r 0 के बराबर हो सकता है? हाँ, क्योंकि r की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 -1 से लेकर के 1 तक, तो वो -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड। Next, which of the following is not chargeable to tax under the head income from house property? Rental income received by tenant from subletting, rental income from the shop, rental income in the hands of owner, none of these. देखो ये जो subletting है ना, ये चार्जेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कंसर्निंग LLP? लो कंप्लायंस कॉस्ट, ये तो करेक्ट है। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये भी करेक्ट है। मोस्ट सुटेबल फॉर SMCs दैट इज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये तीनों तो करेक्ट है, बट कैन नॉट सुटेबल फॉर सर्विस सेक्टर।
अब देखो क्या वो सर्विस सेक्टर के लिए सुटेबल नहीं है? सुटेबल है, सर्विस सेक्टर वाले भी एलएलपी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इज नॉट ट्रू, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, नॉट सुटेबल फॉर सर्विस सेक्टर। कि ये गलत स्टेटमेंट है, वो सर्विस सेक्टर के लिए भी इक्वली सुटेबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ड्राइव एंटरप्रेन्योरशिप? प्रॉफिटेबल मॉडल है, इनोवेशन है, रिस्क टेकिंग है, बट क्या बायलैटरल रिलेशंस होता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बायलैटरल रिलेशंस। नेक्स्ट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी इज कंसिडर्ड एज। अब ये बेसिकली होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहा है, जहां हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी। जब सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी अक्वायर करती है तो बेसिकली उस टाइम हम लोग दो तरह का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एक प्री और एक पोस्ट। प्री प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। एंड अगर पोस्ट की बात करें तो वो बेसिकली नॉर्मली जैसे हम लोग दिखाते हैं अपने प्रॉफिट को, उसके साथ मर्ज कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो प्री प्रॉफिट है दैट इज जो बेसिकली हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं वो दो फॉर्म में करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बट इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट, कीन्स फेमस 3 मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी आर। अब देखो उनका 3 मोटिव्स कौन कौन सा था? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। बट बेसिकली वो जो मनी होल्ड करने की बात करें या फिर बात करते हैं डिमांड फॉर मनी की, तो ट्रांजैक्शन मोटिव में जो डिमांड फॉर मनी होता है वो होता है सो दैट आप अपने रेगुलर पेमेंट्स टाइम पे कर पाओ। तो रेगुलर पेमेंट्स करने के लिए जब पैसे की डिमांड होती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव होती है कि अगर किसी तरह की कोई अनफोर्सीन कंटिजेंसीज अराइज होगी, दैट इज कोई ऐसी कंटिजेंसीज जो आज आपको नहीं दिख रही बट फ्यूचर में अराइज हो सकती है, तो उसके लिए जो पैसे की डिमांड होती है दैट इज डिमांड फॉर मनी, उसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और स्पेकुलेटिव मोटिव होता है फॉर अदर टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्लियर? तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कीन्स के अकॉर्डिंग आप मनी क्यों होल्ड करते हो? तो तीन ही चीज़ के लिए तो कर सकते हो। पहला, रेगुलर पेमेंट करने के लिए, दूसरा अनसर्टेन कंटिजेंसीज के लिए, और तीसरा अनसर्टेनिटीज के लिए। दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। क्लियर? नेक्स्ट, शेयर कैपिटल सस्पेंशन अकाउंट इज ओपन when application money is received but balance sheet is prepared before allotment of shares। शेयर कैपिटल सस्पेंशन अकाउंट हम तभी ओपन करते हैं जब हमें एप्लीकेशन मनी तो मिल गया बट बैलेंस शीट कब बनाई जा रही है? बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स के अलॉटमेंट के पहले ही अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये जो पैसा हमें एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में मिला है उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? शेयर कैपिटल सस्पेंशन अकाउंट में। क्लियर? हमने क्या बोला कि जैसे ही हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, मान लो करंट ईयर में एप्लीकेशन पैसा मिला तो हम उसे शेयर का अलॉटमेंट कर देते हैं। तो इफ़ इन केस बैलेंस शीट में हम एक साइड बैंक दिखाएंगे तो एक साइड शेयर कैपिटल भी तो दिखाते हैं। बट इस क्वेश्चन में पूछा था कि शेयर कैपिटल सस्पेंशन अकाउंट कब होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो भाई हम बैंक तो दिखा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में, पर हमने शेयर का अलॉटमेंट नहीं किया तो शेयर कैपिटल हम नहीं दिखा सकते। तो शेयर कैपिटल की जगह हम क्या दिखाएंगे? शेयर कैपिटल सस्पेंशन अकाउंट। क्लियर? तो शेयर कैपिटल सस्पेंशन अकाउंट तभी ओपन होगा जब आपको शेयर कैपिटल के लिए एप्लीकेशन मनी मिल गया बट अभी आपका शेयर अलॉटमेंट होना है, और शेयर अलॉटमेंट के पहले ही कंपनी ने बैलेंस शीट फाइनलाइज कर दी। तो उस केस में वो पैसा जो आपको एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में मिला है वो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, बट साथ ही साथ आप शेयर कैपिटल नहीं दिखा के शेयर कैपिटल सस्पेंशन अकाउंट दिखाओगे। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, in make or buy decision it is profitable to buy from outside when the supplier's price is below the firm's own। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मेक और बाई दो चीज़ होती है, चाहे तो आप बना करके बेचो चाहे वही चीज़ आप खरीद के भी बेच सकते हो। बट बनाने और बेचने के पीछे हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमारी कॉस्ट कहाँ कम आ रही है। क्लियर? अब कॉस्ट में भी दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो देखो एट एनी कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, फिर भले आप बना करके बेच रहे हो चाहे आप खरीद करके बेच रहे हो। बट वेरिएबल कॉस्ट आपको देखनी होती है कि कहाँ आपकी कमाएगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट बनाने में कम है तो आप बना के बेचोगे, अगर खरीदने में कम आ रही है वेरिएबल कॉस्ट तो आप खरीद करके बेचोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सेल प्राइस फिक्स होती है
और आपको उस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको अपनी कॉस्ट प्राइस कम रखनी होती है। क्लियर? तो जहाँ आपको फ़ायदा होता है आप वही काम करते हो अपने बिजनेस में, चाहे बना के बेचना चाहे खरीद के बेचना। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन मेक और बाय डिसीजन इट इज प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड ओनली व्हेन द सप्लायर्स प्राइस बिलो द फर्म्स ओन वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने बोला कि अगर मान लो हमारा जो बनाने का खर्चा है वो आ रहा है 10 रुपये और उसको खरीदने का जो खर्चा है वो आ रहा है 8 रुपये, तो नो डाउट हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे और फिर खरीद करके उसको मार्केट में बेचेंगे। क्लियर? क्योंकि ये दोनों बेसिकली किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की। और देखो हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात क्यों नहीं करें, क्योंकि लेट्स से हमने एक फैक्ट्री ली, हम उस फैक्ट्री में ये काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, फिर चाहे हम प्रोडक्ट को बना के बेचें चाहे खरीद के बेचें। क्लियर है? तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर सप्लायर प्राइस मतलब बाहर से खरीदने का आपको जो प्राइस है वो अपने वेरिएबल कॉस्ट से अगर कम पड़े तो उस केस में आप खरीद के बेचोगे। अदरवाइज अगर आपको सप्लायर प्राइस ज़्यादा पड़ती वेरिएबल कॉस्ट से तो आप बना के बेचते। मतलब सप्लायर्स प्राइस इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, इस केस में हम क्या करेंगे, बाई। और सप्लायर्स प्राइस इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेक। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना कि बनाने या खरीदने के लिए हमें डिसीजन किस पे बेस्ड रखना होता है, अपना वेरिएबल कॉस्ट पे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 85 का सोल्यूशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। अब वहाँ से ये क्वेश्चन पहले देख लेना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, हम आपको समझा देंगे। बट यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना हमारे CISI के हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट इज अ, फिक्स कॉस्ट सिंपल सी बात है कि एक ऐसी कॉस्ट है जो कि पर यूनिट चेंज नहीं होती। जैसे इसका एक एग्जांपल लो कि लेट्स से हमने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है और वहाँ का हमें रेंट पे करना है, तो रेंट क्या पर यूनिट के हिसाब से होगा, नहीं। आप 0 यूनिट बनाओ तो भी आपको फिक्स रेंट, लेट्स से रेंट की वैल्यू है 20,000, तो आप 0 यूनिट बनाओगे तो भी आपको 20,000 रेंट देना पड़ेगा। अब 1000 यूनिट बनाओगे तो भी आपको 20,000 रेंट देना पड़ेगा। मतलब ये जो रेंट है क्या इसका यूनिट के बेसिस पे कोई फ्लक्चुएशन होगा, नहीं। इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। क्लियर? वैसे अगर मान लो सैलरी है तो सैलरी भी फिक्स होती है, सैलरी इस पे डिपेंड नहीं करती कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है उसकी फिक्स 50,000 ही रहनी है, उसकी प्रोडक्शन के बेसिस पे सैलरी नहीं चलती। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, a person is said to be of unsound mind for the purpose of making a contract as per the section 12 of the Contract Act 1872 if he is unsound mind मतलब जो बेसिकली जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो, बेसिकली हम लोग उसको पागल कहते हैं। पागल के लिए भी एग्जैक्ट वर्ड होता है ल्यूनेटिक, इडियट। तो अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा हो। तो एज पर सेक्शन 12 इंटॉक्सिकेटेड मतलब जो नशे में हो, ल्यूनेटिक और इडियोटिक मतलब जो पागल हो, वो सब लोग एज पर सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अनसाउंड माइंड होंगे, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। मतलब इन लोगों के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इंटॉक्सिकेटेड भी अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में है, ल्यूनेटिक भी और इडियोटिक भी। नेक्स्ट, a person buys 15 kg of rice, 5 kg of दाल, 2 kg of sugar. राइस की कॉस्ट दी है, दाल की कॉस्ट दी है, शुगर की कॉस्ट दी है। रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज बॉट बाय अ रो मैट्रिक्स एंड द प्राइजेस बाय अ कॉलम मैट्रिक्स डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज बॉट बाय द पर्सन। तो देखो सिंपली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मैट्रिक्स की बात कर रहा है। और हमने पहले भी आप लोगों को बताया है जब हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था कि अगर आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की पूरी नॉलेज चाहिए तो हमने ऑलरेडी इसकी क्लास अपलोड करके रखी है जहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। एंड हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बता दें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करें फॉर MCOM एंट्रेंस,
उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की बात करो चाहे कैलकुलस की बात करो। ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जनरली आप लोग सोचते हो कि ये टॉपिक छोड़ के भी चले जाएंगे तो एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, बट यही सब टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स की वजह से आपका एंट्रेंस एग्जाम रुकता है, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स कैलकुलस मैक्सिमम बच्चे छोड़ करके जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसकी प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं। तो हमारा ये सजेशन है कि जब अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है तो आप उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि हम रो मैट्रिक्स में किसको दिखाएंगे, क्वांटिटीज़ को। तो रो मैट्रिक्स ये है, क्वांटिटीज़ कितनी है, 15 kg ऑफ राइस, 5 kg ऑफ दाल एंड 2 kg ऑफ शुगर। और कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स में हम दिखाएंगे प्राइस को। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, प्राइस कितनी थी, 10 रुपये थी राइस की, 30 रुपीज़ थी दाल की और 15 रुपीज़ थी शुगर की। क्लियर। अब देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब हमने क्या बोला, ये हो जाएगा 15 × 10, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 330। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 330। नेक्स्ट, इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम फिस्कल एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन। देखो इसके पहले हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट देखे थे, अब फिक्स एक्सचेंज रेट देखेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इनकम इंक्रीज होगी, बट एक्सचेंज रेट और ट्रेड बैलेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, according to the Union Budget 2018, the long-term capital gain tax on stock in respect of profits exceeding rupees 1 lakh has been announced as 10%. Next, the price takers is a characteristics of which of the following markets? प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। अगर प्राइस मेकर होता तो मोनोपोली होता, प्राइस टेकर है तो कौन सा होगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, दैट इज 4। Next, the variance of 5 number is 10. If each number is divided by 2, then the variance of new number is. अब देखो अगर हम लोग बात करें वेरिएंस की, तो बेसिकली वेरिएंस की जगह तुम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो। और स्टैंडर्ड डेविएशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो याद रखना, कि इफ़ इन केस मान लो हमने जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसी के बेसिस पे हम चाहें तो अपनी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं अगर हम उसको सेम नंबर से लेट से 2 से ऐड करेंगे तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में 2 माइनस कर दें तो भी ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना, उसमें भी आप सिंपली क्या करोगे, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई 2, तो उससे न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 2 से डिवाइड करने पे आपका न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी, बट फिर भी हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। ऐड और लेस का नहीं करें, ऐड लेस का आप लोग खुद कर लेना। लेट्स से मेरे पास x की वैल्यू दी है बेटा 2 एंड 4। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो भी लिख देते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना भी पता हो। समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 4 16, तो इसका टोटल 20 है, इसका टोटल 6 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कैसे निकालोगे, 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन एक्स कितना है 6, तो 6/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 10 - 9 = 1। अगर अंडर रूट ओपन करेंगे तो बेसिकली +-1 होता है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, +-1। क्लियर। ये किस केस में था बेटा, जब हमने x लिया था 2 एंड 4। अब लेट्स से हम सारे ऑब्जर्वेशन को, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है सारे ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। फिर एक्स स्क्वायर निकालो, 1 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो कितना आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 0.5 आ रही है। सिंपली हम लोग क्या कर सकते थे कि जो हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 है तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है।
होपफुली मेरा ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। ऐसे ही आप यही सेम ऑब्जर्वेशन को एक बार प्लस करना 2 से, एक बार माइनस करना 2 से, एक बार मल्टीप्लाई करना, देखना है जो प्रॉपर्टी हमने बताई है वही प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो यहाँ कह रहा है कि जो वेरिएंस है 5 नंबर का कितना है 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा √10। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, हर नंबर आप कितने से डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो वेरिएंस ऑफ न्यू नंबर क्या आएगा? सिंपली अगर ये ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने 2 से डिवाइड किया, क्लियर, 2 से डिवाइड किया, तो यही मेरा क्या आ जाएगा? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने नहीं बोला है, वेरिएंस निकालने बोला है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 और 2.5, क्लियर। तो डायरेक्टली अगर हम प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन करें तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब देखो अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जो आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे इफ इन केस मान लो मेरी अपनी कोचिंग सेंटर है, तो अगर हम वहाँ पे टीचिंग करें तो क्या उसका हमें कोई इन रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। बट अगर हम अपनी जगह कोई और टीचर रख लें तो उस टीचर को हमें सैलरी देनी पड़ेगी, होता ही है। तो जो हम खुद सर्विस दे रहे हैं बट उसके बदले पैसे नहीं ले रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब जो हमें दिख तो रहा है कि खर्चा है बट एक्चुअली में हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्लियर। बट अगर हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें ना, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्लियर। क्योंकि जो बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं हम तो सिर्फ उसी को माइनस करेंगे ना, जो रिकॉर्ड नहीं करते उसको क्यों माइनस करेंगे, क्लियर। तो लेट्स से मेरे पास टोटल रेवेन्यू दिया है 100, मेरे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट दिया है 50 और इम्प्लिसिट कॉस्ट दिया है 25। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालेंगे तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे 100 में से, तो 25 आएगा। और अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे जो बुक्स में रिकॉर्ड करें हैं तो सिर्फ 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्या होगा? छोटा होगा, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विल नेवर एक्सीड अकाउंटिंग प्रॉफिट, दैट इज थर्ड, क्लियर। और यहाँ फॉर्मूला पे बता देते हैं कि एक्सप्लिसिट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्लियर। नेक्स्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट और बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन -1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी में एक कंपनी से ज़्यादा में नॉमिनी नहीं बन सकते, या आप एलिजिबल नहीं हो कि आप एक से ज़्यादा 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाओ, क्लियर। तो आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है? 1 तक। मतलब अगर आप 1 पर्सन कंपनी में नॉमिनी बनना चाहते हो तो बन सकते हो, अगर आप 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक? 1 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 1 कंपनी। नेक्स्ट, as per the section 78 of the Companies Act 2013, amount collected as premium on securities cannot be utilized for buyback के लिए कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी कर सकते हैं, एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स पे प्रीमियम पे करने के लिए भी कर सकते हैं। बट क्या फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए हम इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं। हम इस अमाउंट को, दैट इज जो हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है सिक्योरिटीज पे, उस पैसे से कभी भी असेट परचेज नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। और बाकी सेक्शन 78 का पूरा फुल कंप्लीट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि बेसिकली 2018 के सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd, ल्यूका पिक्योली। नेक्स्ट, Vidya's saving account has a balance of itna. The interest rate is 3% compounded monthly. Find the original principal amount deposited 2 years ago. अब देखो इसको भी हम सॉल्व करके यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है? अमाउंट 2654.39। अब कंपाउंडेड मंथली है तो हमने पहले भी बताया था कि अगर मंथली है तो रेट को आप 12 से डिवाइड कर दोगे और टाइम को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 12 से, क्लियर। ओरिजिनल प्रिंसिपल की वैल्यू हमें निकालनी है आफ्टर 2 ईयर्स। तो सिंपली अगर अमाउंट हमारे पास दिया है 2654.39, रेट हम निकाल सकते हैं
3% है तो 3 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है। और टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल, तो 2 इंटू 12। क्लियर? अब देखो फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 2654.39 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 3/12 था डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 400। और जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0025। क्लियर? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रख रहे हैं 0.0025 ब्रैकेट 2 इंटू 12 था टाइमिंग, तो ये हो जाएगा टू द पावर 24। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1.061757। ठीक, इसको आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेना और फिर इस वैल्यू को आप इतने अमाउंट से डिवाइड कर देना तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 2500 का। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 2500। नेक्स्ट, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 द मोड्स ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी इंक्लूड्स, 3 तरीके से आप डिलीवरी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक एंड एक्चुअल, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस वेयर द एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्लाइन, ऐसा कब होता है? ऑलवेज। एंड लास्ट, द फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। अगर फर्स्ट मोमेंट हम कैलकुलेट करें अबाउट मीन तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 0। 2018 का पेपर डिस्कस करते टाइम मेरा एक क्वेश्चन स्किप हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, तो चलो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा स्किप हो गया था। क्वेश्चन में पूछा इफ द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि थर्ड मोमेंट अबाउट मीन अगर 0 आया तो, बट अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 100 डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि जब फर्स्ट मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मीन तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा 0 आ रहा है, दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। क्लियर? इफ इन केस मान लो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉजिटिव होता तो उस पे होता मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड। एंड इफ इन केस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा? मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, और उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर? तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 0 है और 0 है, इसका मतलब मीन इजकल टू मीडियन इजकल टू मोड होगा, मतलब सिमेट्रिकल की हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 4 सिमेट्रिकल। और बाकी दोनों पॉइंट भी रेलेवेंट जो थे वो हमने बता दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा 0 है तो हम लोग सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीन मीडियन मोड का क्या रिलेशन है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 100 में सीधे ये पूछा था कि जो फर्स्ट मोमेंट होगा अबाउट मीन्स ये हमेशा क्या होगा? 0। तो ये लर्न कर लेना ज़रूर से, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यहाँ 2018 क्वेश्चन पेपर का हमने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया, जिसको बेसिकली हम 2 पार्ट में अपलोड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, या इनफैक्ट आप हमसे क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे भी हम आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जो क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम होगा 2018 DU क्वेश्चन पेपर। 2019 से रिलेटेड हमने ऑलरेडी PDF अपलोड किया है, जहाँ पे हमने जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे सब के सब अपलोड कर दिए थे। एंड इसके अलावा जो भी क्लासेस हैं रिलेटेड टू मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड 2019 क्वेश्चन पेपर, बाकी जो भी रेलेवेंट टॉपिक है उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो सारी क्लासेस वहाँ से कवर कर सकते हो। एंड मर्जर ऑफ बैंक्स पे हमने ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर दी है, जहां हमने जो भी बैंक्स का मर्जर हुआ है 2020 में उस पर पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, तो वहां से वो क्लास भी आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। फिर आपका एंट्रेंस रिलेटेड हो MCOM से, BCOM से, EPFO से, AAO से या किसी भी फील्ड से। क्लियर? आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना।
थैंक यू सो मच।